हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। तो आज के सेशन में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट सोशियोलॉजी आखिर है क्या, ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, इसको क्लियर करने के बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं। कंप्लीट जो डिटेल्स है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल है डेडिकेटेडली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर आपको सारी अपडेट क्लासेस हैं, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जामिनेशन रिलेटेड मिल जाती हैं। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है जूही जैन एंड लास्ट 2 से 3 साल से यूट्यूब पर मैं आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करवा रही हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो आप डेफिनेटली मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है क्या, इसको क्वालिफाई करने के बेनिफिट क्या है। तो देखो, यूजीसी नेट के फुल फॉर्म की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बोल दूं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया तो डायरेक्टली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बट ये एग्जामिनेशन अगर क्लियर नहीं किया तो ये भी गारंटीड है कि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। इंडिया में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो या तो आपका यूजीसी नेट होना चाहिए जो कि नेशनल लेवल ऑल ओवर द इंडिया आपका वैलिड होता है, ऑल ओवर द इंडिया जो आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। या फिर आपका सेट एग्जामिनेशन, सेट जो है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो पर्टिकुलर स्टेट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे एमपी का सेट एग्जामिनेशन होता है, एमपी सेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो सिर्फ मध्य प्रदेश में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होगे। इस बेसिस पे, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप राजस्थान या किसी भी और स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। बट अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे बड़ा फायदा अगर हम लोग बोले तो यही है, ये आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एक बेटर एकेडमिक रिकॉग्निशन आपको मिलता है, एलिजिबल आप बन जाते हो। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ही आप देखो अलग अलग कट ऑफ निकाली जाती है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हाई कट ऑफ लेकर आते हो तो आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, एंड ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है अब आपके लिए पीएचडी एडमिशन के लिए भी जरूरी है। पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है एक तरह से मैंडेटरी है। सभी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपके लिए डिमांड करती हैं। तो अगर आप जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जामिनेशन एक ही होता है, बस दो कट ऑफ निकाली जाती हैं, अलग अलग कट ऑफ निकाली जाती हैं। जेआरएफ लेवल का अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, पीएचडी करने के लिए आपको पर मंथ फेलोशिप यहाँ पे मिलती है यूजीसी के साइड से। तो ये चीज याद रखें। और ये जो फेलोशिप है आपको मिलती है 5 साल के लिए। स्टार्टिंग में 2 से 3 साल के लिए आप जेआरएफ रहते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर जैसे जैसे पीएचडी आगे बढ़ती है तो आप यहाँ पे एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो भी यहाँ पे बन जाते हो। तो ऑब्वियसली आपका जो जेआरएफ अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट या रिक्वायरमेंट यही है कि ये एग्जामिनेशन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल यहाँ पर बनाता है। दूसरी चीज, जेआरएफ सैलरी एक्सपेक्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको अराउंड 30 to 70,000 मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपका 55 to 1 लाख ये जो है आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, और फिर उसके अलावा आपको जो एचआरए वगैरह है वो भी मिल जाता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जा सकते हो, तो वहां पर भी अराउंड 60 to 180 लाख जो है आपको यहाँ 1,80,000 जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। लेवल यहाँ पे इंक्रीज है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप कभी भी डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं बन सकते, हमेशा याद रखना।
सबसे पहले हम लोग बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो एंट्री लेवल जॉब है उसमें जा सकते हो। बट जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, बेसिकली अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो फिर इस स्टेज में जो पीएचडी है वो मैंडेटरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर से पीएचडी जब आपकी हो जाती है, प्रमोशन होता है, तो एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो एंड एसोसिएट प्रोफेसर से हम यहाँ पर बनते हैं प्रोफेसर, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारा करियर पाथ है वो यहाँ पे चलता है। तो ये तो हो गया बेनिफिट्स क्या है, क्यों जरूरी है। अब बात आ जाती है कि किस तरीके से ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। तो देखो, एग्जामिनेशन तो हमारा एक ही होता है, बट यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीन तरीके से यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है देखी जाती है। एक आपका होता है फॉर जेआरएफ, जैसे मैंने बताया, फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरा आपका होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपको ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। तीसरा यहाँ पे होता है कि इस अब जैसे 2024 से ये स्टार्ट किया है कि ये जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है, आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी यूज कर सकते हो। पीएचडी एडमिशन के लिए आपका ये जो सर्टिफिकेट है 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका ये जो सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। और जेआरएफ में एडमिशन लेने के लिए ये जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसा मैंने बताया, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल में आपको जेआरएफ पीएचडी में एडमिशन लेना है, तभी आप अपना जो जेआरएफ यानी कि जो फेलोशिप अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हो। और उसके बाद 5 साल तक के टाइम के लिए आपको आपका फेलोशिप मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर पीएचडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जैसा मैंने बताया, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, एडमिशन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, एंड फर्स्ट कैटेगरी है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड ऑब्वियसली पीएचडी एडमिशन होगा ही। अब देखो यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है। तो एग्जामिनेशन एक ही होता है हमारा, बट एग्जामिनेशन में 3 अलग अलग कट ऑफ जो है यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है। तो जो एडमिशन टू पीएचडी ओनली है, इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा लो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी कम है। अगर आप थर्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हो, लेट से आपको 160 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ है, 160 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो या आपने थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई किया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू सिर्फ 1 साल तक के लिए ही पीएचडी एडमिशन के लिए ये सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। उस केस में अगर आपने थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, तो फिर आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगे और ना ही यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में अगर आपने क्वालिफाई किया, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। जैसे अगर लेट से एग्जांपल लें, तो 180 अगर सपोज यहाँ पे कट ऑफ है, 180 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो, तो आपको सेकेंड कैटेगरी का कट ऑफ मिल जाएगा। इस कैटेगरी में क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया इस सर्टिफिकेट को आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। प्लस साथ में पीएचडी एडमिशन के लिए अगेन 1 साल तक के लिए ही आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया होता है कि नेट या जीआरएफ के बेसिस पे पीएचडी एडमिशन देने का। तो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप 1 साल तक इस पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। थर्ड कैटेगरी है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसके थ्रू आपको जेआरएफ के लिए यहाँ पे कट ऑफ और ज्यादा आपका हाई रहेगा, जैसे अराउंड 210 डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। जैसे सोशियोलॉजी में अराउंड 220 के समथिंग आपका जो कट ऑफ है यहाँ पर रहता है। तो इतने अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हो, या बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी जेआरएफ का अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए तो एलिजिबल हो ही जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। वही सेम है, लाइफ टाइम इस सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और जेआरएफ जो फेलोशिप अमाउंट है, जैसे मैंने बोला, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के विद इन 3 इयर्स आपको पीएचडी एडमिशन लेना होगा, तभी आप अपना जो जेआरएफ अमाउंट है क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और जेआरएफ अमाउंट जैसे मैंने बताया 5 साल के लिए आपको मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग के लगभग 3 साल आपको जेआरएफ मिलेगा, फिर 2 साल आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाओगे, तो आपका जो अमाउंट है इंक्रीज हो जाएगा। जेआरएफ अमाउंट की बात करूं तो अभी आपको अराउंड 37,000 प्लस आपका जो एचआरए वगैरह है वो मिलता है। ये है जूनियर रिसर्च फेलो। जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो एसआरएफ, तो आपको अराउंड 42,000 प्लस वही आपका जो एचआरए वगैरह है वो यहाँ पर मिलता है।
तो ये 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है आपको जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाता है। आई होप ये बेसिक चीज है जो आपको समझ में आई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे जो अपना मास्टर्स डिग्री है वो आपका या तो कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, विथ 50% मार्क्स आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जो फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें फिर रिजल्ट आने के विद इन 2 ईयर्स अपना जो मास्टर से कंप्लीट करना होगा। और जिन्होंने थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई किया है उनको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया थर्ड कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 साल तक के लिए ही वैलिड रहता है। जो ऑलरेडी पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जामिनेशन के अप्लाई करने के लिए? आपका पीजी होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन देने वाले हो उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी से अगर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी में ही आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है होना चाहिए। ठीक है, कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट भी अलाउड होते हैं, जैसे डेवलपमेंटल स्टडीज वाले जो स्टूडेंट है वो भी सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा देखो, जिन्होंने 4 इयर्स बैचलर डिग्री किया है, जैसे सपोज किसी ने बीटेक किया है और अब वो सोशियोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 4 इयर्स जो बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट है, आपके यहाँ पे मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके मिनिमम 70% होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 4 इयर्स बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने अपने जो 4 ईयर कोर्स है उसमें सोशियोलॉजी पढ़ा हो। जैसे अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके 4 इयर्स डिग्री में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो। आप बस आपके या तो 75% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपका ये जो बैचलर्स कोर्स है, डिग्री कोर्स है, कंप्लीट होना चाहिए, या आप जो फाइनल ईयर है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज यहाँ पे याद रखना कि 4 इयर्स बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स जो हैं जेआरएफ या पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके, बट आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि जैसा मैंने बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। तो जब बाद में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपने सिर्फ 4 इयर्स बैचलर डिग्री किया है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसके थ्रू आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हो और जेआरएफ जो फेलोशिप अमाउंट है वो आप अपना क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो थर्ड जेंडर कैटेगरीज है उनको भी सेम रिलैक्सेशन मिलता है एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी की तरह। फॉरेन डिग्री होल्डर्स को भी यूजीसी रिकॉग्नाइज जो इक्विवेलेंस जो यूनिवर्सिटी है होना चाहिए। तो ये है एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे जो मेल्स हैं उनके लिए एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 30 इयर्स। जैसे अगर आप अब जून 26 के लिए अप्लाई करोगे तो 1 जून 2026 में 30 इयर्स से ज्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन किसको दिया है? जो ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरीज हैं, या जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना बिलोंग करती हो, उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। जिनको ऑलरेडी कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, एलएलएम डिग्री होल्डर्स, बट ये तो खैर सोशियोलॉजी में एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजी में एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो मेल्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे रखी गई है 30 इयर्स। बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की क्यों ना हो या जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 35 इयर्स की एज तक यहाँ पे जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जेआरएफ के लिए अगर आप बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी जो अभी हमने देखा था जेआरएफ, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक मिनिमम एज लिमिट या मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ना ही जो थर्ड कैटेगरी है उसके लिए भी कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर आपकी एज जो है 40 है या 50 आपकी एज है तो भी आप इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस एज में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर फिक्स की गई है, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, फीमेल्स के लिए काफी अच्छा है, चाहे जनरल कैटेगरी की क्यों ना हो,
35 ईयर्स तक आप जो है जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन है सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो क्या अपने घर से दे सकते हैं, तो देखो ऐसा नहीं होता। जो एनटीए जो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो जो सेंटर्स डिसाइड करती है वहीं पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एग्जामिनेशन है सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। दो पेपर यहाँ पे होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल पेपर हम लोग जिसे बोलते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और जो आपका पेपर 2 है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे हमारा यहाँ पर होगा सोशियोलॉजी। ठीक है, और दोनों जो पेपर हैं एक ही सिंगल सेशन में कंडक्ट करवाए जाते हैं। टोटल 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है, 180 मिनट मिलते हैं और 180 मिनट में आपको टोटल जो 150 क्वेश्चन है सॉल्व करने होते हैं। एक साथ आपको ये जो 150 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 180 मिनट में 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे पेपर 2 के। तो ऐसे टोटल 300 मार्क्स का ये जो पेपर होता है, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स यानी कि पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर है। ठीक है, कोई ब्रेक आपको नहीं मिलता, जैसे लगातार 3 घंटे का एग्जामिनेशन है। सारे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सही करते हो उसका 2 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो ये है एक जनरल एग्जामिनेशन पैटर्न। नेक्स्ट हम लोग, ये मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीनों कैटेगरी मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिए हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका एक ही होता है, चाहे वो जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी हो, एग्जामिनेशन तो आपका यही सेम रहता है, एक ही एग्जामिनेशन होता है। बस इसमें 3 अलग अलग कट ऑफ जो है डिक्लेयर की जाती है और कट ऑफ की बेसिस पे ये जो 3 अलग अलग कैटेगरी है हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट कैटेगरी है इसका कट ऑफ सबसे हाई रहेगा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी का उससे लो और थर्ड कैटेगरी का सबसे लो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको दोनों पेपर मिला के 40% मार्क्स यहाँ पे लाना जरूरी है। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर से याद रखें कि 150 क्वेश्चन में से अगर हम लोग देखें मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना जरूरी है आउट ऑफ 300 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। तो ये चीज आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी कि 120 मार्क्स आपके लगभग यहाँ पर होने चाहिए। तो ये हमें सबसे पहले याद रखना है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको मिनिमम 35% मार्क्स यहाँ पे लाने हैं, ये चीज आप लोग जरूर से याद रखें। पेपर 1 पेपर 2 को मिला के यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपको पेपर 1 में इतने मार्क्स लाना जरूरी है या पेपर 2 में इतने मार्क्स ज्यादा लाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। दोनों पेपर को मिला के आपके 40% मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप हो। ये है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। बट क्या 120 नंबर लाके हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। 120 तो आपके मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतना मार्क्स लेकर आओगे तब आपके आगे जाके जो आंसर है वो चेक होंगे या आंसर शीट आपकी चेक होगी, तो यहाँ पर भी सेम वही है। 120 तो आपको लाने ही लाने, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद भी आपको जो कट ऑफ है वो क्लियर करना होता है, तब आपका फाइनली ये जो एग्जामिनेशन है क्लियर कर होता है। अब सोशियोलॉजी का कट ऑफ क्या रहता है तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट 3 एग्जामिनेशन की बात करें तो जून 24 जो कि रीनेट एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त में, यहाँ पे जेआरएफ का कट ऑफ था 204 मार्क्स, नेट का कट ऑफ यहाँ पे था 180 और पीएचडी ओनली का यहाँ पे कट ऑफ था 156। ये जो नंबर है ये बेसिकली नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो इसको आप देख सकते हो कि कितने कम परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करते हैं। उसी तरह से दिसंबर 24 में देखें ये जेआरएफ का कट ऑफ है, ये नेट का कट ऑफ है और ये आपकी थर्ड कैटेगरी पीएचडी ओनली का कट ऑफ है। ठीक है, उसी तरह से आप जून 25 में देख सकते हो। दिसंबर 25 को ऑब्वियसली अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उसका कट ऑफ हमारे पास नहीं है। तो ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी का जो कट ऑफ है यहाँ पे देख सकते हो, किस कैटेगरी में किस तरीके से आपका जो कट ऑफ है रहता है। तो सोशियोलॉजी में ऑन एन एवरेज आप देखो कि मैं आपको जो हमेशा बोलती हूँ, हमारा जो टारगेट स्कोर है
120 मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं। यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो आपको अराउंड 220 से 230 मार्क्स लगभग अपना टारगेट बना के चलना चाहिए कि इतना तो मुझे स्कोर करना ही है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर मैंने बताया 2 पेपर होते हैं, बेसिकली एग्जामिनेशन तो एक ही होता है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले पहला आपका पेपर 1 जनरल पेपर जिसे बोलते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमें 10 यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी 10 यूनिट्स हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली क्या है, आपको एक पैसेज दिया होगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं। उसी तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके सामने एक टेबल होगी और उस एक टेबल से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। सो ये 2 यूनिट है। बाकी देखो मैं सिलेबस आपको बता देती हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग कंसेप्ट, लर्नर वगैरह ये आप लोग डिटेल में देख सकते हो, शिक्षण अभिवृत्ति। दूसरी हमारी यूनिट है यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन, टाइप्स, रिसर्च मेथड्स ये सब आ जाते हैं। तीसरी यूनिट कॉम्प्रीहेंशन, जैसे मैंने बताया एक पैसेज और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे। चौथी यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण, जहां पर मीनिंग, टाइप्स, इफेक्टिव, ये सारी चीजें आपको दिए। अब देखो सिलेबस हमें दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, बट यहाँ पे ये सिंपल एक छोटा सा टर्म दे दिया है, मास मीडिया, जन मीडिया। बट मास मीडिया में हमें क्या पढ़ना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सिलेबस पूरा डिकोड करूं, आपको अच्छे से बताऊं किस यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये जो मास मीडिया छोटा सा टर्म हमें दिया है इसके अंदर कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। 6th यूनिट है हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें ये सारे जो कॉन्सेप्ट है दिए हैं, इसमें आपको वेस्टर्न और इंडियन लॉजिक दोनों ही हमें यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो युक्ति युक्त तर्क ये है हमारी 6th यूनिट। देन 7th यूनिट डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको बताया एक आपको टेबल या ग्राफ कुछ भी दिया होगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से 8th यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी एंड गवर्नेंस, डिजिटल इनिशिएटिव, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। तो इसमें आपको इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें पढ़नी है। लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन, ठीक है, कन्वेंशनल लर्निंग वगैरह ये सब आपको दिया जाता है। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल में आपके लिए जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे डिकोड, सिलेबस डिकोड का भी जो वीडियो है लेकर आ सकती हूँ। उसी तरह से सोशोलॉजी में भी हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी 10 यूनिट्स आपके सिलेबस में दी गई हैं। अब इन 10 यूनिट्स के अंदर भी बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट हैं। जैसे यूनिट 1 है सोशोलॉजिकल थियरी, यहाँ पे 26 थिंकर्स हमें दिए हैं, जिसमें 20 आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं और 6 आपके इंडियन थिंकर्स सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये यूनिट हमें पढ़नी है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां पे अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन है जो हमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, इंडियन थिंकर, सारी चीजें। दूसरी यूनिट है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड। तो पूरा जो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है, जिसमें रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, टेक्निक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तीसरी यूनिट आती है बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं, जिसमें बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल चेंज एंड प्रोसेस, सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर बात करते हैं यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामीण एंड नगरीय रूपांतरण। तो इसमें बेसिकली आपको रूरल और अर्बन सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। फिर यूनिट 5 स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, राजनीति और विकास। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रियाएं, सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिट 6 है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर यूनिट 7 है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, पर्यावरण और समाज, जहाँ पे वही इन्वायरमेंट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इको फेमिनिज्म वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यूनिट 8 है फैमिली मैरिज एंड किनशिप, परिवार, विवाह और नातेदारी। तो इसमें फैमिली मैरिज, किनशिप रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फेमिनिज्म रिलेटेड कॉन्सेप्ट,
यूनिट 9 विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो इसमें डिजिटल इनिशिएटिव, रिसेंट जो टर्म्स हैं वो आ जाते हैं। यूनिट 10 है कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, तो जिसमें ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो पूरा सिलेबस मैंने आपको एक जनरली यहाँ पे बता दिया, इसमें आप देख सकते हो। बाकी वही है सिलेबस। देखो एक एक टर्म जो हमें छोटा सा दे दिया साइंस एंड सिंबल, बट इसमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से थिंकर्स हमें पढ़ने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो सिलेबस डिकोड का मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, एक एक बताऊं आपको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। सिलेबस को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। लास्ट चीज बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं। तो ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जून में और दिसंबर मंथ में, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की मैं बात करूं तो जो जून एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल मंथ में आपके लिए लगभग आते हैं, ठीक है। अप्रैल या मई वाले मंथ में, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ में आ जाते हैं। तो लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है फॉर्म फिलिंग वगैरह का, ठीक है, सारी चीजें। और जून में आपका जो एग्जामिनेशन है वो होता है। उसी तरह से दिसंबर एग्जामिनेशन की बात करूं तो अक्टूबर मंथ में आपका जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है, सारी चीजें मोस्टली अक्टूबर मंथ में आपके फॉर्म्स वगैरह आते हैं, सारी चीजें चलती हैं, और दिसंबर में आपका जो एग्जामिनेशन है होता है। तो इस तरीके से आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने आपको एक एक डिटेल यहाँ पे बताने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से और भी वीडियोस बना दूंगी। सिलेबस अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से आपके लिए यहाँ पर डिकोड करूँ, तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ और सारे जो एग्जामिनेशन है जैसे कि सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एडमिशन रिलेटेड सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।